नमस्कार। एनडीटीवी टोयोटा आओ अपने पहाड़ बचाएं की इस विशेष और आखिरी प्रस्तुति में आपका फिर एक बार स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं दक्षिण भारत में, जो कॉफी, चंदन और मसालों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन आपको यहाँ से हम ऐसे ऐसे नजारे दिखाएंगे जो आपके टूरिस्ट ब्रोशर या ट्रैवल एजेंट शायद आपको ना दिखाएं। लेकिन आप दक्षिण भारत आए हो या ना हो, आपको अपने घर में रोज जगाने वाला एक स्वाद और एक जायका होता है यहाँ से उगती चाय और कॉफी का। कॉफी की बात करें तो कॉफी पीढ़ियों से हमेशा दक्षिण भारत के इन घने जंगलों की छांव में उगती आई है, जो उसकी एक विशेषता थी। लेकिन बढ़ती कॉफी की मांग का साया इन पेड़ों पर पड़ा है और इस पूरी हरियाली को एक नजर लग गई है। कॉफी की इस भूख के लिए और कितने पेड़ कत्ल होंगे और दक्षिण भारत की इस हरियाली का नजारा क्या होगा, एक खास रिपोर्ट। पहले सवेरे कॉफी की महक से ही आधा भारत जागता है और 300 साल से कूर्ग हिंदुस्तानी कॉफी का घर रहा है। करीब 15 लाख परिवार कॉफी से जुड़े उद्योगों पर निर्भर हैं। जल्दी ही कॉफी के इन सुनसान बागानों में चहल पहल होगी। फसल तैयार होने को है। लेकिन आपकी पसंदीदा कॉफी से मुनाफे की भूख कूर्ग के पहाड़ों पर यूं कह ढा रही है। सबब खेती के लिए पेड़ों की कटाई। कॉफी को छांव देने के बहाने वादी के लिए अजनबी ओक के पेड़ भी यहाँ की मिट्टी काबिज कर रहे हैं। मौसम पर असर दिखा है और 2002 से 2011 तक देश में कॉफी की पैदावार 30% तक गिरी है। 62 साल के सलमान ने यहाँ उम्र काटी है, लेकिन कटाई की रफ्तार को यूं बड़ा देखकर हैरान है। ये भी 10 साल से कट हुआ है, बहुत फर्क है। अभी पहले झाड़ा टिम्बर रहते, बहुत झाड़ था फॉरेस्ट का, अभी फॉरेस्ट सब चले गया ना, अभी तो खुला हो गया, बारिश भी कम हो गया। सालों से हरी भरी रही इन पहाड़ों की ढलानों से पेड़ों को काटकर कॉफी के लिए जगह बनाई गई। लेकिन चूंकि कॉफी बस छांव में उगती है, उनकी छांव के लिए भी ऐसे पेड़ चुनकर लगाए गए जिनकी जिंदगी खत्म होने के बाद उनसे भी लाखों रुपए की लकड़ी मिलेगी। लेकिन चूंकि ना इन पेड़ों की जड़ें जमीन से पानी बचाने के काम आती है और ना ही उनकी पत्तियां जमीन की खाद के, इसका लंबा असर जमीन के पानी और उपजाऊ क्षमता पर पड़ेगा। कॉफी आपकी सवेरे की नींद जगाती है, लेकिन शायद ये जानकारी आपकी आंखें भी खोल दे। एक बागान में हमने देखा ओक के पेड़ के ये सुईनुमा पत्ते कॉफी के फलों और बौर पर गिरकर उन्हें तबाह करते हैं। फलों पर गिरे तो उन्हें धूप नहीं लगने देते और जमीन पर बेहद धीमे गलते हैं, यानी खाद कम कचरा ज्यादा। इधर का फार्मर्स को तो पता है, लेकिन ये अच्छे रेवेन्यू है, इसलिए वो जब कॉफी का प्राइसेस कम हो जाता है और देयर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन कॉफी, तभी जब कॉफी का प्राइस बहुत कम हो जाता है तब ये दिस एक्ट्स एज अ गुड रेवेन्यू। जो ट्रेडिशनल ट्रीज है वो आपको इट रिटेन्स द वेटनेस, डैम्पनेस इन द सॉइल। ये सिल्वर ओक का जो पत्ते है थोड़ा हीट ज्यादा है इसमें, तो इट इज मोर ऑफ हीट टू द सॉइल एंड टू द अदर रेस्पेक्टिव प्लांट्स व्हाट दे फॉल ऑन। तो उसमें ज्यादा आपको वाटर रिटेंशन नेचर नहीं है उसमें। लगभग पूरे देश की कॉफी एक छोटे से इलाके से आती हो तो उसकी जमीन पर पड़ते दबाव का अनुमान भी डरावना लगता है। कॉफी के पीछे की ये सच्चाई उतनी स्याह और कड़वी है। कूर्ग से कैमरा पर्सन नजीर शेख के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। कूर्ग और नीलगिरी के जंगलों में आपको ऐसे पेड़ बिल्कुल आम दिख जाएंगे जिनको एक इंसान के लिए अकेले बाहों में भर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इन जंगलों में इतना ही वक्त और अरसा किसी ने गुजारा हो तो वो है कर्नाटक का राज्य पशु हाथी। राज्य में करीब 5800 की तादाद तक पहुंच चुके हाथियों का भविष्य और वर्तमान उनके अतीत जितना सुहावना तो बिल्कुल नहीं है। सिकुड़ते जंगलों ने उनके संसाधनों को भी सिकोड़ रखा है और खासतौर पर बात चलती है उन हाथियों की जो इंसानी गुलामी में 70 साल के बनस्बत 21 साल तक बमुश्किल जी लेते हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों में जंगली हाथियों को एक नई जिंदगी देने की शुरुआत इंसानों ने ही कर रखी है। ये हाथी कहने को जंगली और खतरनाक थे, जंगल में आजाद थे, अब इंसानों के गुलाम हैं। इनका गुनाह यही था कि ये इंसानी बस्ती के ज्यादा ही पास आ गए। सिमटते जंगलों से खाने की तलाश में या राह भटक कर बौराई हालत में। हाथी का ये बच्चा अभी अभी कैंप में आया है। आदत डलने तक ये रेडियो कॉलर इसका ठिकाना बताता रहेगा। कर्नाटक में करीब 6000 हाथी हैं। राज्य के जंगलों में पैदल घूमकर ठिकाने बदलते रहते हैं और यहीं हाथी इंसान का टकराव शुरू होता है।
वैसे खूंखार हाथी से पालतू जानवर का सफर कैसे पूरा होता है? ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. हाथी की खुराक अपने काबू में हो तो हाथी भूख के आगे मजबूर होने लगता है. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. जानकार कहते हैं कि 70 साल तक जीने वाला हाथी पूरी इंसानी कैद में 21 साल तक बमुश्किल जीता है. जो खुशनसीब हैं उन्हें गुलामी की जिंदगी तो नसीब होती है. 28 बदनसीब ऐसे हैं जो 2 साल में भयानक मौत की भेंट चढ़े बिजली के करंट से. ये तार कूर्ग के आसपास कई खेतों में दिख जाएंगे. किफायत के नाम पर कहीं कहीं तो इनमें सीधे बिजली छोड़ी जाती है. बिजली के ऐसे कई तार कावेरी की तराई में मसाले और कॉफी उगाते किसानों के खेतों के इर्द गिर्द दिख जाएंगे. विडंबना यह है कि इनमें से सीधी बिजली छोड़ना ज्यादा सस्ता है और नियंत्रित बिजली छोड़ना उतना ही महंगा. लेकिन इनका सीधा खतरा हाथी और दूसरे वन्य जानवरों पर पड़ता है. लेकिन यहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो हाथियों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं. प्रज्ञा चौटा शहर की जिंदगी से कुछ ऐसी उब गई कि कूर्ग के जंगलों में बिना बिजली के घर में हाथियों का कैंप बसाने आ गए. ऐसे हाथी जो कहीं इंसानी ज्यादती के शिकार रहे हैं. उनके मुताबिक हाथियों का ये हाल अंग्रेजों के आने के बाद हुआ. At least from the old school, they would see the elephant as a divinity and a malefic spirit. कम से कम प्राचीन काल में हाथी देवता जैसे माने जाते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो हाथी ऐसा जीव हो गया जिसे नष्ट किया जाना जरूरी हो गया ताकि आप ज्यादा पेड़ पौधों के लिए जगह निकाल सकें. और लोगों का नजरिया धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ. Perspective of human beings started changing slowly. प्रज्ञा ने असम के 2 हाथियों को यहाँ पना दी. अब मादा हाथी गर्भ से हैं तो एक नया हाथी सुरक्षित हालात में पैदा होगा. लेकिन हाथियों को एक जंगल से दूसरे में जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि हाथी कॉरिडोर में उनसे हादसे होते हैं और सिकुड़ते जंगल परेशानी बढ़ा रहे हैं. उम्मीद यही है कि जो शेरों के साथ हो चुका है हाथियों के साथ न हो. दोबारे के हाथी जंगल से कैमरा पर्सन नजीर शेख के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया. ऊटी से गुजरते बादल जब इस झील को आईना बनाते हैं तो यहाँ का नजारा और भी बढ़िया होता है. लेकिन जब पर्यटक झील के किनारे आते हैं तो यहाँ से बहती ठंडी बयार के साथ एक हल्की सी बदबू भी महसूस होती है. भारत के सभी जल स्रोतों और झीलों का कमोबेश यही हाल है, जहाँ पर किनारे पर शायद थोड़ी कम लेकिन पानी के अंदर जरूरत से ज्यादा हरियाली दिखाई देने लगी है. कर्नाटक के हमारे सफर में जब हम कावेरी के किनारों से गुजर रहे थे तो ऐसे कुछ नजारों ने नए सिरे से हमें कावेरी से मिलवाया. हमारी सफर की एक डायरी का पन्ना आपके लिए खास फिर से दिखा रहे हैं कावेरी के बारे में. नमस्कार. NDTV टोयोटा आओ अपने पहाड़ बचाएं की इस मुहिम में आमतौर पर हम आज तक किसी भी एक पहाड़ी जगह की बात को छेड़कर उसके मसलों को आप तक पहुंचाते थे. लेकिन आज इस चक्र से थोड़े से पल चुराकर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो अपने 770 किलोमीटर के सफर में दक्षिण भारत के 4 में से 3 राज्यों को छूकर निकलती है. कावेरी नदी जहां पर फिलहाल हम बैठे हैं उसकी तराई में 51% हिस्सा तमिलनाडु का है, 46% के आसपास कर्नाटक का और बाकी 3% ही लेकिन केरल से भी होकर नदी गुजरती है. बावजूद इसके नदी की अगर हम साफ सफाई की बात करें तो वहां पर तस्वीर बहुत आशादायक नहीं है. दक्षिण कर्नाटक के जिस हिस्से में जहां हम बैठे हैं देश का अधिकतम कॉफी उत्पादन वहीं से होता है, लेकिन कॉफी की बागानों की जो ढलाने हैं वहां से सारी खाद और उसके जो रासायनिक तत्व हैं निकलकर इसी नदी में आते हैं. और साथ ही कॉफी के फलों पर जो प्रक्रिया होती है उसका पानी जिसमें बहुत गर्मी होती है उसको भी यहाँ पर छोड़ा जाता है, जिससे जल जीवन पर बहुत असर पड़ता है. अगर हम दक्षिण कर्नाटक के हिस्से की बात करें तो यहाँ से करीबन हर साल 4,500 टन कॉफी का प्रदूषण इस नदी में आकर मिलता है. वैसे कावेरी के दोनों छोरों पर ही नहीं, कावेरी नदी की गोद में आने पानी की धार में अगर आप आकर देखेंगे तो आपको ऐसे ही खूबसूरत नजारे दिखाई देंगे जहां पर मिट्टी के टापू नदी के बीचों बीच बने हैं घने पेड़ों की छांव के साथ. इन्हीं में से गुजरते इन रैपिड्स का मजा लेने, इन झरनों का मजा लेने राफ्टिंग भी यहाँ पर काफी मशहूर हो चला है. नौसीखिए राफ्टर्स बड़ी नदियों में जाने से पहले यहाँ पर एक तरह से राफ्टिंग का रियाज करते हैं. लेकिन अगर हम पानी की धारा के नीचे अगर देखें तो जो पानी की सफाई है उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता. कूर्ग जिले की करीब 1 लाख आबादी का जो हिस्सा नदी के किनारे रहता है वो सीधे सीधे उसका सीवर बिना किसी प्रक्रिया के इसी पानी में आकर गिरता है. यहाँ पर मांसाहार काफी मशहूर है, तो यहाँ पर जो सुअरों के जो बूचड़ खाने हैं, जो स्लॉटर हाउसेस हैं, उनकी भी गंदगी यहाँ पर बिना किसी प्रक्रिया के इसी पानी में आकर गिरती है. तो इसी तरह ये पानी जब आगे तमिलनाडु जाता है तो वहां पर किसी भी कचरे पर प्रक्रिया हुए बगैर ये पूरी नदी ऐसे ही आगे गुजरती जाती है.
तो कुल मिलाकर इस नदी के पानी पर दो राज्यों के बीच जिस तरह से राजनीति और हिंसा तक की नौबत आ रही है, उस नदी की सफाई को लेकर यहाँ पर कितनी जागरूकता है, इस पर विचार करने पर मन थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाता है। और ये हाल सिर्फ कावेरी का ही नहीं बल्कि देश के दूसरे पहाड़ों से जो हमारी अहम नदियां निकलती हैं उसका भी है। इस प्रदूषण पर अगर वक्त रहते रोक लगाई जाए तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इस नदी के दोनों छोरों पर जहां जहां पर वनस्पतियां, पेड़, पशु, पक्षी और पर्यावरण भी है, उन सब के लिए लंबे समय में इसका बहुत फायदा हो सकता है। इंसान को नजर बनाना बहुत जरूरी है। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव आप हमें hills@ndtv.com या ndtv.com/hills पर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए एनडीटीवी देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.